हेलो माय सुपरस्टार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। सो स्टूडेंट्स, कैसा जा रहा है वीकेंड? घर पे? यस, ऑब्वियसली घर पे, क्योंकि अभी तो हम बाहर कहीं आ जा सकते नहीं हैं। डे बाय डे केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो घर से बाहर निकलना तो अभी जितना हो सके उतना हमें क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है आप लोग भी अभी ऐसे सोचते होंगे कि हम लोग भी बाहर जाएं, घूमें फिरें, बट ये टाइम पीरियड बहुत ख़राब है। सो इस टाइम पीरियड में तो हमें कहीं आने जाने का ही नहीं, और हो सके तो उतना मोर एंड मोर क्या करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो, क्योंकि अभी ऊपर से सारे फेस्टिवल्स आ ही रहे हैं। सो ऑब्वियसली सम गैदरिंग आर गोइंग टू हैपन, दैट्स अ ट्रूथ। बट हो सके तो उतनी गैदरिंग में भी क्या रखो, तो भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो। एंड द सेकेंड पॉइंट इज वॉट, कि वियर अ मास्क। हो सके उतना क्या करो, ज़्यादा मास्क ही पहनने का, मास्क को उतारने का ही नहीं। एंड एज यू नो कि अभी जो मास्क नहीं पहनेंगे तो इंस्टेड ऑफ 200 रुपीज़ वी हैव टू पे 1000 रुपीज़, राइट? यस, इट इज़ ट्रू कि अभी 1000 रुपीज़ हमें पे करने पड़ेंगे अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो। सो इट इज़ बेटर कि वी शुड वियर अ मास्क, है ना? नो डाउट कि भाई अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं, तो जैसे जोश में हम फेस्टिवल्स मनाते थे, इस बार नहीं मना पाएंगे ड्यू टू कोरोना। बट थोड़ा टाइम अभी भी हमें निकालना ऐसा ही होगा। जैसे कि हर साल जितने जोश से हम निकालते सेलिब्रेट करते थे हमारे फेस्टिवल्स, इस साल हम वैसे नहीं कर पाएंगे। पर कोई बात नहीं, अभी जहाँ इतना टाइम हमने ये सफ़र किया है वहाँ पे थोड़ा ही सही, वो बोलते हैं ना, बहुत गई अब थोड़ी सी बाकी है। यस, क्योंकि अभी एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी, और जैसे ही वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी तो दिक्कत तो होगी ही नहीं। फिर एज इट इज़ फिर से मुस्कुराएगा इंडिया, है ना? यस, इट इज़ ट्रू। फिर से हम मुस्कुराएंगे, और फिर से वही क्या होगा कि जैसे हम पहले लाइफ जीते थे, बाहर आते थे, जाते थे, फेस्टिवल्स बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते थे, उस तरह से सेलिब्रेट कर पाएंगे। बट अभी नहीं, क्योंकि अभी कोरोना है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना, मास्क पहनना, हो सके उतना घर से बाहर नहीं जाना। Okay, students. Okay, so now we will go through our lecture. So, in the previous lecture, we have learned something about Rajput age, right? हमने राजपूत एज के बारे में पढ़ा था कि कैसे राजपूत्स का टाइम आया, और उनका गोल्डन पीरियड, मेडिवल एरा में गोल्डन पीरियड चल रहा था, और उन्होंने काफ़ी नॉर्थ और साउथ के साइड क्या किया, तो भाई अपना क्या रूल बढ़ा लिया, और उनका बहुत ही अच्छा रूल चलने लगा। तो थोड़ा सा रैपिड रिवीजन नॉर्थ इंडिया का करें तो कन्नौज की बात करते हैं हम पहले। तो जैसे एज वी नो दैट कन्नौज में हर्षवर्धना जो राज करते थे नॉर्थ के साइड, फिर क्या हुआ, तो भाई उनका टाइम पीरियड गया, फिर राजपूत्स का टाइम आया और कन्नौज ट्राइपार्ट में डिवाइड हो गया। सबको कन्नौज क्या हो गया, कंट्रोवर्सी में चल गया कि नहीं भाई, कन्नौज जितना एम्पायर, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जितनी वास्ट है, जितनी अच्छी है, तो सबको क्या चाहिए था, कन्नौज चाहिए था। पल्लवास को भी कन्नौज चाहिए, तो राष्ट्रकूटास को भी कन्नौज चाहिए। तो इस तरह कन्नौज को लेके भी काफ़ी बैटल्स वगैरह हुई, राइट? सो उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सी डायनेस्टीज जो थी जो नॉर्थ के यहाँ रूल करती थी, तो बात करें तो गुर्जर, प्रतिहारा, पाल, चालुक्य, परमाण, चौहान, ये सारी जो डायनेस्टी थी वो कौन सी थी, तो भाई नॉर्थ की डायनेस्टी थी। और इन सारी डायनेस्टी ने क्या किया, नॉर्थ के साइड रूल किया। अभी जो डायनेस्टी के साथ
उनके किंग्स भी ग्रेट थे, ब्रेव थे, रूलर अच्छे थे। अच्छा, उन्होंने भी अच्छी तरह से रूल किया। तो अगर हम किंग यशोवर्मा की बात करें तो वो भी क्या थे, एक पावरफुल रूलर थे। उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरह से रूल किया था नॉर्थ के साइड। यस, वो भी बहुत अच्छे ग्रेटर क्या थे, रूलर थे। उसके बाद प्रतिहारा डायनेस्टी जो थी तो उसमें मिहिर भोज आए थे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वो भोज के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उन्होंने उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया था, हमें अरब से क्या किया था, प्रोटेक्ट किया था, राइट। फिर उन्होंने काफ़ी बैटल्स राष्ट्रकूटास के साथ भी लड़ी थी, राइट। फिर परमार डायनेस्टी की बात करें तो उन्होंने मालवा में रूल्ड किया था, राइट। धार नगरी में रूल किया था, उज्जैन में रूल किया था। धार नगरी डिस्ट्रिक्ट याद है तो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। प्रेजेंटली अभी कहाँ है, तो भाई मध्य प्रदेश में है। फिर राजा भोज और किंग भोज, उन्होंने क्या किया था, तो भाई उन्होंने, मैम याद करो, यस, उन्होंने क्या किया था, विद्यानगरी दैट इज विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, किसकी, संस्कृत लिटरेचर की, उन्होंने क्या की थी, इस्टेब्लिश की थी, राइट। याद आया, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश हुई थी, उसी तरह राजा भोज और किंग भोज ने क्या किया था, तो उन्होंने धार नगरी सेंटर में विद्यानगरी यूनिवर्सिटी विच इज ऑल्सो उन्होंने सब विद्यापीठ उन्होंने क्या की थी, इस्टेब्लिश्ड की थी। फिर आगे बढ़े तो पाला डायनेस्टी आई थी। यस, तो पाला डायनेस्टी में क्या था, तो उन्होंने रूल किया था। तो बिहार कहाँ कहाँ कौन पाला डायनेस्टी ने कहाँ रूल किया था, तो बिहार एंड बंगाल में रूल किया था, राइट। फिर पाला डायनेस्टी ने भी बहुत अच्छा टाइम रूल किया। उसके बाद हम चौहान डायनेस्टी में आए तो उन्होंने भी 7th and 8th सेंचुरी में अच्छी तरह से राजस्थान के पार्ट में रूल किया था। वहाँ पे अजयराज करके जो एक किंग थे, उन्होंने अजय मेरू इस्टेब्लिश्ड किया था सिटी, जो अभी अजमेर के नाम से जाना जाता है। आफ्टर दैट एज वी टॉक अबाउट समथिंग दैट इज पृथ्वीराज चौहान, तो आपने कहीं ना कहीं यह नाम भी सुना होगा, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि पृथ्वीराज चौहान जो बहुत ही ग्रेट वैलियंट किंग भी थे, और चांद बरदाई जो एक अच्छे फेमस पोएट थे, उन्होंने पृथ्वीराज रासो पूरा का पूरा उन्होंने उनकी हिस्ट्री के बारे में एक सॉन्ग में उन्होंने बताया था। उनकी पूरी जीवन कथा उन्होंने बताई थी, किनकी, तो पृथ्वीराज चौहान की। और पृथ्वीराज और मोहम्मद शाहबुद्दीन मोहम्मद गजनी में भी एक ग्रेट वॉर हुई थी, बैटल हुई थी। फिर अगर आगे बढ़े तो गोहिल्स भी राजपूत्स में आए। उन्होंने भी कौन सी जो बाद में लेटर ऑन सिसोदिया राजपूत्स के नाम से भी जाने जाते थे, और उन्होंने भी काफ़ी मध्य प्रदेश में सेंटर ऑफ द स्टेट विच इज़ सेंटर ऑफ द इंडिया, वहाँ पे भी काफ़ी राज किया। देन आफ्टर चावड़ा डायनेस्टी जो थी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा राज किया। तो इस तरह से काफ़ी छोटी मोटी डायनेस्टी थी, जैसे कि गोहिल्स, छेदी डायनेस्टी, ये क्या कहते हैं, चावड़ा डायनेस्टी, जो इंडिपेंडेंट क्या कहते हैं कि भाई रूलर्स थे, छोटे छोटे अपने ही स्टेट और किंगडम्स में रूल करके रखा था। उन्होंने भी क्या किया कि भाई अपना क्या कहते हैं कि भाई पूरा का पूरा जो किंगडम होता है वहाँ पे उन्होंने काफ़ी टाइम तक राज किया। बट ये सब क्या माना जाता है कि भाई ये सब जो था वो नॉर्थ के किंग के बारे में बात की जा रही थी। ये तो, और हमने सारे नॉर्थ के किंग्स के बारे में पढ़ा। एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि राजा भोज जो नॉर्थ के किंग थे, उस टाइम पे दे वे सफर्ड इन फ्रॉम द ब्रेन ट्यूमर। यस, ब्रेन ट्यूमर दैट यू नो, कि जिसको होता है उनकी लाइफ जीने की चली जाती है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग लाइफ नहीं रहती है ब्रेन ट्यूमर किसी को होता है तो।
बट वी आर टॉकिंग अबाउट द 1016 to 1053 CE के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई राजा भोज को भी ब्रेन ट्यूमर था, बट उस टाइम पे उनका ट्यूमर, उन्होंने उसकी सर्जरी कराई थी और उनका ट्यूमर निकाला गया था, और उन्होंने अपनी सर्जरी के बाद भी लाइफ सरवाइव की थी. कैन यू बिलीव इट? हम 21st सेंचुरी की बात नहीं कर रहे, हम उस टाइम के बात कर रहे हैं. तब उस टाइम पे उनको ट्यूमर हुआ था और उन्होंने उनके ट्यूमर की भी सर्जरी कराई थी. ऐसा नहीं है कि भाई जो हमारे किंग्स वगैरह थे वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या इन सब में भी आगे थे, बट साइंस की भी खोज में तब भी इंडिया बहुत आगे था. So this is all about what? This is all about from the part of north side. Now we will talk about the south side. राइट जैसे कि नॉर्थ के किंग्स के बारे में पढ़ा, नॉर्थ के डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा, उसी तरह हम पढ़ेंगे साउथ की डायनेस्टी के बारे में और साउथ के रूलर्स, ग्रेट रूलर्स के बारे में भी पढ़ेंगे. अभी साउथ की साइड ली जाए तो साउथ में भी काफ़ी स्मॉल और बड़े क्या थे कि स्टेट्स इस्टेब्लिश्ड किए जाते थे. ऐसे जैसे कि भाई नॉर्थ के में भी काफ़ी ऐसे छोटे छोटे एरियाज वगैरह थे जहाँ पे क्या होता था कि भाई स्टेट्स वगैरह इस्टेब्लिश किए गए. उसी तरह साउथ में भी छोटे मोटे स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो गए और उनका क्या था कि भाई छोटा मोटा उन्होंने भी अपना किंगडम के वहाँ राज करने लगे. अभी जैसे कि पुलकेशी टू के बाद क्या हुआ कि काफ़ी उसका जो एम्पायर था वो क्या था, बहुत वास्ट था. राइट जैसे कि पुलकेशी टू की बात करें तो आपको याद ही हो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में लर्न किया था कि पुलकेशी टू बहुत ही वैलियंट किंग थे, वो लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर के भी थे. आफ्टर दैट बात करें कि उन्होंने 30 साल बहुत ही अच्छी तरह से राज किया, रूल किया और लड़ाई की. तो उसका जो एम्पायर था वो बहुत वास्ट था. तो उसका ही एम्पायर क्या हुआ कि छोटे छोटे स्मॉल स्टेट में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया. साउथ की बात करें तो उसमें से किंग की बात करें तो नरसिंह वर्मा वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी. जैसे कि हमने साउथ नॉर्थ की बात की तो यशो वर्मा जो थे वो क्या थे, पावरफुल रूलर थे पर नॉर्थ के थे. उसी तरह नरसिंह वर्मा जो थे वो स्ट्रॉन्ग रूलर थे पल्लवा डायनेस्टी के, बट साउथ की बात कर रहे हैं, ऐसे साउथ रीजन की बात कर रहे हैं. तो वहाँ पे नरसिंह वर्मा क्या थे, एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे पल्लवा डायनेस्टी के. फिर दिस डायनेस्टी वेर द लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एज इट इज. जैसे कि पुलकेशी टू भी थे, वो क्या थे, लवर थे आर्ट और लिटरेचर के. उसी तरह तो या इस डायनेस्टी में भी वो क्या थे, लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पल्लवा डायनेस्टी. यस इट इज ट्रू कि भाई कैलाशनाथ टेम्पल है, उसकी जो करामत है और उसका जो आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया हुआ है वो क्या है, हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है, क्या है, पल्लवा डायनेस्टी का. सी स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू बिफोर एंड अभी भी बोलती हूँ कि सिर्फ एक ही चीज़ में किंग्स जो हमारे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या किसी से झगड़ा करके ना बैटल जीत करना और ये पूरा एरिया किंगडम हो वो हासिल करना, उसमें ही आगे नहीं होते थे. बट एक जो टैलेंट होता है ना वो भी उनमें होता था. जैसे कि हम अभी आपकी बात करें या छोटे बच्चे होते हैं उनकी बात करें ना तो उनको ऐसे ही होता है कि भाई बड़ा होके मैं क्या बनूंगा. तो कोई बोलता है डॉक्टर, कोई बोलता है डांसर, तो कोई बोलता है कि भाई मैं तो सिंगर बनूंगा. इस तरह से सबकी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट विशेष होती है. बट वॉट इज़ आवर इनर टैलेंट दैट वी डोंट नो. क्योंकि छोटे होते हैं ना, हमें आइडिया नहीं होता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, मुझे कौन सी चीज़ में एकदम पैशन है और वही चीज़ मुझे करनी है. राइट किसी को डॉक्टर बनने का जुनून होता है, पैशन होता है कि नहीं मैं बड़ा होके कि भाई डॉक्टर ही बनूंगा, काफ़ी लोगों की लाइफ सेव करूंगा. जैसे कि आज हमारे सेकेंड
गॉड कौन है? तो एक डॉक्टर ही है जो कोरोना से हमें बचा रहे हैं, है ना। जिनको भी कोरोना हो जाता है तो आज डॉक्टर ही है जो हमें सेव कर रहे हैं, हमारी लाइफ बचा रहे हैं। तो किसी को क्या होता है कि भाई कोरियोग्राफर बनने का बहुत बड़ा भाई होता है कि भाई डांस सिखाऊंगा, मैं डांस में आगे जाऊंगा। तो इस तरह क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट हर किसी में होता है, ऐसे पैशन होता है। पर क्या होता है ना, छोटे होते हैं ना तो हमें इतना याद नहीं होता है कि हमें किस में जाना है, ये करना है वो करना है। पर जैसे बड़े होते हैं, बड़े होते जाते हैं, पढ़ाई तो होती ही है, पढ़ाई, स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमें स्टडी में तो आगे बढ़ना ही है, रहना ही है। बट स्टडी के अलावा भी किसी और चीज़ में हमें पैशन होता है, तो वो चीज़ में हम ऐसे अंदर पूरे चले जाते हैं कि भाई नहीं, ये तो मुझे करना ही है। जैसे कि काफ़ी अभी रियलिटी शोज़ आते हैं, जैसे सिंगिंग के, डांसिंग के। जैसे मेरे जैसे कोई काफ़ी शौकीन होंगे, जो डांस में बहुत शौक होगा उनको, तो वो शोज़ देखते रहते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस वगैरह भी करते रहते हैं। तो डांस क्या होता है, उनका जुनून होता है, उनका पैशन बन जाता है कि नहीं, हमें डांस तो करना ही है, उसमें आगे बढ़ते हैं। उसी तरह साउथ के जो किंग्स थे, उनमें भी क्या था कि आर्ट एंड लिटरेचर का क्या थे, वो लवर थे एकदम। उनको वो चीज़ बहुत पसंद थी, और वो क्रिएटिव भी इतने होते थे, उनमें टैलेंट भी इतना होता था। बट वो टैलेंट का एग्जाम्पल उन्होंने जो अपनी इम्प्रिंट्स छोड़ी है, वो आज हम देख पा रहे हैं। जैसे कि कैलाश नाथ टेम्पल लो, ताजमहल लो, दिल्ली में कुतुब मीनार लो। तो ये सारी चीज़ें भले ना कोई रीज़न की वजह से बनाई गई हो या कोई भी चीज़ की वजह बनाई हो, पर आज वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो सकती जो वो लोग हमारे लिए एक हिस्ट्री में छोड़ के गए हैं। ऐसे दस ताजमहल 7 वंडर्स में आता है, तो आज ताजमहल की करामत भी ऐसी होगी ना। उसी तरह हर किसी में इनर टैलेंट होता है। भाई कोई केव्स, ये जैसे कि पुलकेशी 2 की बात करें तो उन्होंने केव्स भी बनवाई थी, या और उन्होंने उन्होंने बनवाई नहीं थी, उन्होंने उसमें जो आर्ट और क्रिएचर उनका जो किया था, लिटरेचर के बारे में उन्होंने जो बताया था, वो उन्होंने एक्सपांड किया। सो दिस ऑल दिस थिंग्स अबाउट इनर टैलेंट। फिर आगे बढ़े बैक टू द डायनेस्टीज। तो क्या है ना कि भाई चोला डायनेस्टी के बारे में बात करें, तो चोला डायनेस्टी के में भी क्या एक पावरफुल था, तो नेवी, उनकी जो नेवी थी ना, वो एकदम उनकी पावरफुल थी, जो कंट्रीज पे अटैक भी कर पाते थे अक्रॉस द सी। राइट, उस टाइम पे उनके पास इतनी परफेक्ट अच्छी पावरफुल नेवी थी, दो कि वो दूसरी कंट्रीज पे इजीली अटैक भी कर पाते थे। उसके बाद हम आगे बढ़े तो राष्ट्रकृतास के बारे में बात करें तो राष्ट्रकृतास भी बहुत अच्छे रूलर्स थे। राइट, जिन्होंने चालुक्य डायनेस्टी के बाद अपना रूल बहुत अच्छी तरह से जमाया। तो राष्ट्रकूटास भी क्या थे कि भाई चालुक्य डायनेस्टी के बाद उनका गोल्डन पीरियड भी आया। एज आई टोल्ड यू कि राजपूत्स का मिडिवल एरा में गोल्डन पीरियड ही आया था। नॉर्थ और साउथ के साइड वहीं उन्होंने ही काफ़ी रूल वगैरह किया था। तो राष्ट्रकूटास भी चालुक्य डायनेस्टी के बाद क्या हुआ कि उनका भी रीजन क्या हुआ, पावरफुल हो गया, और उन्होंने भी अपना रूल, अपना एम्पायर वहाँ पे साउथ साइड जमाया था। बट do you know what is the meaning of Rashtrakutas? Rashtrakutas means head of a state or an area. राष्ट्रकृतास का मीनिंग क्या है? हेड ऑफ अ स्टेट और एरिया। कोई भी पर्टिकुलर रीजन लो या एरिया लो, वहाँ के जो हेड हो उसको बोलते हैं राष्ट्रकृतास। ऐसा माना जाता है कि इसके जो इस्टेब्लिशर थे वो एक ऑफिसर थे, और आफ्टर हिम इसका नाम राष्ट्रकृतास डाला गया, विच मीन्स दैट हेड ऑफ अ स्टेट और एन एरिया। देन आफ्टर गोविंद थ्री, दैट वॉज ऑल्सो अ मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ साउथ इंडिया। तो गोविंद थ्री की बात करें तो वो भी ग्रेट मोस्ट पावरफुल किंग थे साउथ इंडिया के। उन्होंने भी 8th सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया किंगडम इन दक्कन।
कि भाई 8th सेंचुरी में उन्होंने एक पावरफुल किंगडम इस्टेब्लिश किया। कहाँ? तो दक्कन में। उसके बाद हम आगे बढ़े तो क्या होता है कि भाई पंड्यास की बात करें तो पंड्यास ने भी बहुत ही अपना रूल किया साउथ के साइड। उन्होंने भी अपनी काफ़ी रूलिंग की, किंगडम बसाया साउथ इंडिया के साइड। और उन्होंने भी अपना काफ़ी एरिया जो होता है तमिलनाडु के साइड कवर अप किया था। उन्होंने भी वहाँ पे बहुत सारा तमिलनाडु के यहाँ अपना पूरा एरिया कवर अप किया था। फिर उसके बाद चेरा डायनेस्टी की बात करें तो चेरा डायनेस्टी, तो चेरा इज द नेम ऑफ द एनी प्लेस विच इज नाउ नोन एज केरला। चेरा जो था ना वो डायनेस्टी मानी जाती थी, पर वो भी अभी जो प्रेजेंटली उसको नाम क्या दिया गया है केरला में। पर पहले क्या होता था कि चेरा एक डायनेस्टी थी जो तमिलनाडु स्टेट के अंदर ही कंसिडर्ड की जाती थी। इन एशियन टाइम वाज अ पार्ट ऑफ अ तमिलनाडु स्टेट। अभी प्रेजेंटली क्या है कि भाई तमिलनाडु स्टेट और केरला दोनों अलग अलग है, राइट। बट चेरा पहले केरला के नाम से ही जाना जाता था, जो अभी हम उसको प्रेजेंटली नोन एज केरला बोलते हैं। बट केरला बिफोर दैट वी नो दैट चेरा विच इज वन ऑफ द डायनेस्टी। ठीक है। फिर वहाँ के रूलर की बात करें तो अठान टू वॉज द स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। अब चेरा डायनेस्टी की बात करें तो अठान टू जो था वो भी ग्रेट रूलर था। कौन सी डायनेस्टी का? तो भाई चेरा डायनेस्टी का। तो ये हमने क्या पढ़ा? साउथ की डायनेस्टी के नाम पढ़े, नॉर्थ की डायनेस्टी के नाम पढ़े, नॉर्थ के बहुत सारे ब्रेव रूलर्स के बारे में बात की। उसी तरह हमने साउथ की ब्रेव रूलर्स के बारे में बात की। अब नॉर्थ की डायनेस्टी का थोड़ा रिवीजन ले तो नॉर्थ के कौन से डायनेस्टी थी? तो गुर्जर, प्रतिहारा, पाल, चालुक्य, परमार, चौहान, दे आर द डायनेस्टीज ऑफ विच नॉर्थ। अब साउथ की चले जाए तो आपको याद आएगा पहले का टेबल स्टार्टिंग में मैंने लिख के ही दिया था। नॉर्थ का कॉलम अलग था, साउथ का कॉलम अलग था। तो साउथ के कौन से थे? तो भाई साउथ के कौन से डायनेस्टी थी? तो पल्लवा, राष्ट्रकूता, कल्याणी, चालुक्य, चेर विच इज नोन एज चेरा ऑल्सो, पंड्या एंड चोला डायनेस्टी। ये दोनों डायनेस्टी के नेम हो गए नॉर्थ और साउथ के। अब थोड़ा राजपूत्स की बात करें तो राजपूत्स क्या थे? तो राजपूत्स बहुत ही ग्रेट और फियरलेस क्या होते थे? ब्रेव रूलर्स थे, जो अपने वतन के लिए जान इजीली खुल के दे सकते थे और ले भी सकते थे। आपने पद्मावती मूवी देखी हो या पृथ्वीराज चौहान का पहले बहुत सीरियल आता था, तो उसमें राजपूत्स की बात करें ना तो दे वर ग्रेट ब्रेव रूलर्स। वो बहुत ही अच्छे रूलर्स होते थे जो अपनी आज़ादी के लिए या फिर बात करें कि भाई अपनी प्रजा के लिए और अपने वतन के लिए वो फियरलेसली लड़ाई करते थे। और कभी जीत हासिल होती भी थी, कभी नहीं भी होती थी, पर हमेशा उन्होंने के अंदर खून जो बोलता था वो जीत का बोलता था। ऐसे तो वो राजपूत्स की बात करें, नॉर्थ के साइड की बात करें कि साउथ के साइड की बात करें, पर वो बहुत ही ब्रेव रूलर और फियरलेस रूलर भी माने जाते थे। उनको डर नहीं होता था कोई भी चीज़ का, ऐसे। और वो इतना अपने मतलब लगन से अपने जहाँ पे भी वो राज करते थे और सामने बैटल की बात करें तो लड़ाई करते थे, उनमें जुनून जो होता था ना, वो जुनून सवार होता था। पर इतना ही नहीं, अगर हम राजपूत्स की वाइफ्स की बारे में बात करें तो वो भी कम नहीं होती थी। वो जब अपने हस्बैंड या फिर अपने पति हस्बैंड को या फिर अपने बेटे को लड़ाई के लिए सामने जब भेजते थे ना, तब क्या होता था? तब उनको
जो फेस होता था ना, हमेशा स्माइलिंग रहती थी उनके फेस में। उनके फेस में कभी डर नहीं रहता था कि भाई मेरा बेटा या मेरा हस्बैंड लड़ाई में जा रहा है, जीत के आएगा नहीं आएगा। वो उनके फेस में कभी ऐसा डर नहीं रहता था। हमेशा उनके फेस में एक स्माइल रहती थी, और एक स्माइल के साथ उनको वो जीत फतेह की, भाई बोलते थे कि भाई आप ये लड़ाई जीत के आओ, आपकी जीत हो, ऐसे। तो वो भी बहुत ही मतलब उनकी वुमेन्स के बारे में भी बताया गया कि वो भी एकदम ऐसे क्या कहते हैं कि डर के नहीं, खुल के स्माइल से लड़ाई के लिए उनके हस्बैंड्स को या उनके बेटों को भेजती थी। एंड द सेकेंड मोस्ट थिंग अबाउट राजपूत इज़ वॉट, कि भाई जब भी उनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती थी, तो वो जो क्या कहते हैं कि ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक राजा की डेथ हो जाती है तो पूरा उनका किंगडम दूसरे राजा के अंदर आ जाएगा। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग अगर उनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती थी या वो लोग हार जाते थे, तो उनकी वुमेन्स क्या करती थी, उनको जब संदेश पहुंचाया जाता था ना कि भाई आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है या आप लोग हार गए हो, तो राजपूत्स की वुमन अपने आप को जिंदा जला देती थी। यस इट इज़ ट्रू, उसको क्या बोला जाता है, जोहर बोला जाता है। जब उनको पता चलता था कि बैटल फील्ड में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वो लोग अपने आप को जिंदा जला लेती थी। जैसे कि आपने अगर पद्मावती टू देखी, पद्मावती मूवी देखी हो, तो उसमें आपने देखा ही होगा कि लास्ट में कैसे दीपिका पादुकोण और उनके साथ बहुत सारी लेडीज़ जो थी, वो अपने आप को ज़िंदा जला लेती है, क्योंकि उनको कैद में रहना या फिर क्या कहते हैं कि उनके गुलाम बन के रहना, वो लोग वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो जैसे ही उनको पता चलता था कि भाई उनकी हस्बैंड की डेथ हो गई है या फिर वो लोग क्या कहते हैं कि मर गए हैं, तो वो अपने आप को क्या करते थे, जिंदा जला देते थे। जो उनका नाम उसको उनको नाम दिया गया परफॉर्म्ड जोहर। जोहर मीन्स इफ देयर हस्बैंड डाइड वाइल फाइटिंग इन बैटलफील्ड दे परफॉर्म जोहर। जोहर मीन्स अपने आप को जिंदा जला लेना, ऐसे। और एक थर्ड पॉइंट की बात करें तो राजपूत हमेशा जब लड़ाई करने जाते थे ना, तब उनको ऐसे लगता था कि उनकी जो लड़ाई है वो नहीं जीत पाएंगे, या फिर वो उनको लगता था कि अभी वो हारने वाले हैं कि क्या। तो वो हमेशा सैफ्रॉन ड्रेसेस प्रेफर करते थे, जिनको केसरिया बोला जाता है। कि वो वाइल फाइटिंग अगेंस्ट एनिमी, इफ राजपूट्स लॉस्ट होप ऑफ विनिंग, अगर उनको ऐसे लगता था कि ये हार जाएंगे, तो दे फॉट डेस्परेटली टिल डेथ वियरिंग अ सैफ्रॉन ड्रेसेस। पर वो एंड तक ऐसी लड़ाई करते थे कि भाई बोलते हैं ना कि भले लास्ट तक एंड तक मर जाए पर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे या भागेंगे नहीं। तो बोला जाता था कि भाई इस तरह से कभी उनको ऐसा लगता था कि वो हारने वाले हैं, तो मुंह उठा के पीछे से कहीं से भागते नहीं थे, टिल द एंड तक वो लड़ाई करते थे। इसलिए उनको फियरलेसली माना जाता है, ब्रेव माना जाता है। तो उनको लगता था ना कि भाई अब उनको फाइनली भी उनकी विनिंग होप बहुत कम है, तो लास्ट तक वो लड़ाई तो करते थे विथ वियरिंग अ विथ सैफ्रॉन ड्रेसेस। कौन सी ड्रेस, तो सैफ्रॉन ड्रेसेस। और उसको क्या नाम दिया गया है, तो केसरिया दिया गया है। तो ये पूरे चैप्टर में हमने क्या लर्न किया अबाउट साउथ एंड नॉर्थ डायनेस्टीज ऑफ, और उनके किंग्स के बारे में बात किया गया, और उनके ब्रेवरी के बारे में बात की, उनकी वुमेंस के बारे में बात किया, जौहर कैसे वो भाई उस अपने आप को जिंदा जला लेना उन। और फिर देन आफ्टर जब राजपूत्स को लगता था कि भाई फाइनली वो होप उनको हार जाते थे कि वो नहीं लड़ पाएंगे, तो वो सैफ्रॉन ड्रेसेस तक लास्ट तक पहन के रखते थे, विच इज़ नोन एज केसरिया। केसरिया के नाम से जाने जाते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्थ एंड साउथ डायनेस्टी। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ कैलाश नाथ टेम्पल। नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर
क्या उनका आर्किटेक्चर वर्क किया गया है, वी कांट इमेज ये बनाने में। और आज देखो हम उनके ये बना हुआ है इसलिए हम आज वहाँ पे विजिट करने जाते हैं, राइट। वहाँ पे विजिट करने जाते हैं और वहाँ पे देखने जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारी हिस्ट्री है जिनसे हमें नॉलेज मिलती है कि उस टाइम पे भी कितनी ब्रेवरी, इंडिया में कैसे लोग ब्रेव रहते थे और कैसे वो लड़ाई करके अपने वतन के लिए शहीद होते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट राजपूत एज, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, North Dynasty and South Dynasty. In the next lecture, we will learn something about administrative system and architecture during the medieval age. आज का इतना ही रखते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 6 के बारे में हम समथिंग कुछ न्यू लर्न सीखेंगे, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और यू हैव डाउट यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ, wear a mask and be happy. Thank you.